पाकिस्तान में मार्शल लॉज हों या फिर इस्टेब्लिशमेंट की मदद से लाए गए हाइब्रिड निज़ाम हो, पार्लियामेंट ने ऐसे किसी भी निज़ाम को मजबूत बनाने में हमेशा अहम किरदार अदा किया। ज़िया दौर में लाई गई 8वीं तरमीम हो या मुशर्रफ दौर में लाई गई 17 अमेंडमेंट, या फिर अब हाइब्रिड निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए लाई गई 26वीं तरमीम हो, पार्लियामेंट ही रबड़ स्टैम्प की तरह इस्तेमाल हुई। अब इस पार्लियामेंट ने, जो 16वीं पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, इसने अपनी 1 साल पूरा कर लिया है। इस 1 साल में इस पार्लियामेंट ने कैसे रिकॉर्ड कानून साजी कर 47 लॉज बनाकर, कई मुतनाज़ात बिल्स मंजूर करके कैसे हाइब्रिड निज़ाम को मजबूत बनाया। मज़ीद इस निज़ाम को मजबूत बनाने में पार्लियामेंट कैसे रबड़ स्टैम्प की तरह इस्तेमाल हुई। 1 साल इस पार्लियामेंट पर कितना खर्चा हुआ, एक एमएनए पर कितने करोड़ रुपए लगाए गए, 1 घंटे में कितने करोड़ रुपए इस पार्लियामेंट पर लाए गए, और बदले में पार्लियामेंट ने दिया क्या, इस हाइब्रिड निज़ाम को मजबूत कैसे किया, आज ये समझने और जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। 16वीं, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में 16वीं पार्लियामेंट है जिसने अपना 1 साल पूरा किया है। इस 1 साल के अरसे में अगर हम देखें तो इस पार्लियामेंट ने हाइब्रिड निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए जिस तरीके से अदलिया को वीक किया, जिस तरीके से मीडिया को वीक किया, और जिस तरीके से इलेक्शन और पॉलिटिकल प्रोसीजर को बदला बड़ा टैक्टफुली, ये हम देखने समझने की कोशिश करते हैं। इस जो मौजूदा पार्लियामेंट है, इसमें सबसे मुतनाज़ा जो अमेंडमेंट की गई वो 26वीं तरमीम है, जिसके तहत अदालती इख्तियारात बिल्कुल इंतज़ामिया के अंडर कर दिए गए, और जो सीनियर मोस्ट का तस्वर तो खैर ख़त्म किया ही गया, लेकिन इसके साथ साथ बड़ा टैक्टफुली जो जुडिशल कमीशन बनाया गया, इस जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन है, इसमें इसको ऐसे बनाया गया, तश्कील दिया गया जुडिशल कमीशन जिसने जजेस को लाना है और जजेस को उनका सारा म्यार देखना है, उनकी एवोल्यूशन, उनकी तरक्की या उनकी तनज़ली सब कुछ देखना है। इसमें टैक्टफुली तरीके से, जिस तरह एक तो 13 कुल अरकान हैं, एक खुद चीफ जस्टिस, 3 जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सीनियर जज, एक लॉ मिनिस्टर, एक अटॉर्नी जनरल, 4 पार्लियामेंटेरियंस, एक बार कौंसिल का नुमाइंदा और एक खातून। अब ये कंपोजिशन देखकर ही समझ आ जाता है कि किस तरीके से अदालती इख्तियारात ले लिए गए, पार्लियामेंट में ऐसे लोगों को इख्तियारात दे दिए गए जो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो ये 26वीं तरमीम बहुत बड़ा हमला था। इसके साथ ही जो लॉज में तब्दीली की गई, सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस होते हैं, अब लॉ करके 25 जजेस को कर दिया गया। इसको कहते हैं कोर्ट पैकिंग। ये कोर्ट पैकिंग जो है, ये अमेरिका की एक इस्तिलाह है। इसका मतलब ये है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद इतनी कर दी जाए कि उसमें आपके हामी, जो आपकी पार्टी के या आपके खुद जो हुकूमत है उसके हामी जजेस की तादाद ज़्यादा कर दी जाए, इस तरह की कोर्ट पैकिंग करने की कोशिश की गई। इसके बाद अगर हम देखें तो 47 लॉज 1 साल के अरसे में बनाए गए। ये एवरेज 7 गुना ज़्यादा है, 7 गुना एवरेज ज़्यादा है। अगर हम देखें जो पिछली 4 पार्लियामेंट्स रही हैं, 2002 की, 8, 13 और 18 की, इनमें जो पहले साल कानून साजी हुई है तो 7 गुना ज़्यादा मरतबा अब कानून बनाए गए हैं, 47 लॉज बनाए गए हैं, 13 बिल्स इसमें मंजूर किए गए हैं। जो अहम बिल था बहुत ज़्यादा, वो एक्ट था जो सर्विसेज चीफ्स हैं, इनकी मुद्दत में 3 की बजाय 3 से 5 साल तक का इजाफा कर दिया गया, यानी मौजूदा आर्मी चीफ को भी और जो मौजूदा सर्विसेज चीफ्स हैं इनको 5 साल इनकी मियाद कर दी गई। यूं हुकूमत ने कहा, हुकूमत ने बजाय इसके कि जब टाइम करीब आए रिटायरमेंट का, फिर एक्सटेंशन के मामलात हों, तो अभी से वो बंदोबस्त कर दिया और 5 साल की एक्सटेंशन, 5 साल की मियाद कर दी। इसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट की गई और इसमें रिटायर्ड जो हाई कोर्ट का जज है इसको भी ये इख्तियार दिया गया, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को भी मुकर्रर किया जा सकता है अब किसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। इसका मतलब भी असरअंदाज होना है। और तो और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको भी ओवर रूल कर दिया गया इस पार्लियामेंट में पहले ही साल। जैसे मशहूर फैसला था 12 जुलाई का, सुप्रीम कोर्ट का 8 जजेस का फैसला था, 13 में से
जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह फैसला सुनाया था, जिसके तहत पीटीआई को एक जमात के तौर पर माना गया था, लेकिन हुकूमत ने फ़ौरन इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट करके इस लॉ को तब्दील कर दिया और ये कहा कि मखसूस वक्त में अगर आज़ाद अरकान किसी पार्टी में नहीं होंगे तो फिर वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। यूं यानी सादा बात कि पीटीआई को एक जमात के तौर पर और उसको जो स्पेशल सीट्स थी, जो मखसूस नशस्तें थी, उनसे महरूम कर दिया गया। इसके अलावा पॉलिटिक्स को वीक करने के लिए पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2024 लाया गया, यानी इस्लामाबाद की जो इलाका है कैपिटल टेरिटरी का, यहाँ पर हुकूमत से पूछे बगैर कोई एहतजाज होगा तो 3 से 10 साल की सज़ा कर दी गई। अब ये जो इस्लामाबाद में जलसे इशू बना हुए थे, लेकिन इनको और भी तरीके से हल किया जा सकता था, ना कि ये कानून बनाकर कि इस्लामाबाद में जो जलसा करेगा उसको 3 से 10 साल की सज़ा और फाइन कर दिया जाएगा। यानी अदलिया को कंप्रोमाइज़ किया गया, उसके बाद फिर जिस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंप्रोमाइज़ किया गया और इसी के साथ मीडिया को कंप्रोमाइज़ किया गया, जो मशहूर ज़माना बल्कि बदनाम ज़माना पीका एक्ट लाया गया। अब ये पीका एक्ट जो है, इसके अंदर बहुत वैग डेफिनेशन है कि आप कौमी सलामती की बात तो खिलाफ नहीं कर रहे, या हार्श तरह की सज़ाएं दी गई हैं। गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। एफआईए की जो साइबर क्राइम विंग है, इसको रिप्लेस किया गया है एक पॉलिटिकल एजेंसी के साथ, और ये जर्नलिस्ट का सप्रेशन है। यानी ये अब हुकूमत डिफाइन करेगी कि ये बात मीडिया की हज़ार राय की आज़ादी में आती है या नहीं आती। तो इससे जो ऐसे सहाफ़ी जो करप्शन पर स्टोरीज कर रहे थे, जो मेगा करप्शन होती है या जो और स्कैंडल्स होते हैं उन पर काम कर रहे थे, अब इनका काम मुतासिर होगा। इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म है वो मज़ीद मुतासिर होगी। और ये सब कुछ जो किया, यानी अदलिया को कमज़ोर किया, मीडिया को कमज़ोर किया, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, सियासत को कमज़ोर किया, मुख्तलिफ तरह के लॉज बनाकर। इसके साथ साथ इस असेंबली ने इस असेंबली पर ख़ुद कितना खर्चा हुआ, ये आप देखिए कि जो वर्किंग आवर है, इस एक वर्किंग आवर की कॉस्ट 6 करोड़ रुपए की पड़ी। यानी असेंबली ने कुल जो है वो काम किया है 212 घंटे। एक तो ये वर्किंग आवर भी कम है, जो पहली असेंबलियाँ थी उनकी एवरेज 298 आवर्स थी, यानी एक साल में 298 आवर्स असेंबली पार्लियामेंट ने काम किया। मौजूदा जो पार्लियामेंट है इसने एक साल में 212 घंटे सिर्फ काम किया, और 1 घंटा पड़ा 6 करोड़ रुपए का जो अवाम के टैक्सों का होता है। एक एमएनए की जो कॉस्ट है, जो एक पर एमएनए की कॉस्ट है, वो 3 करोड़ 80 लाख के लगभग पड़ी। अब ये आप देखें कि एक साल के अंदर यानी अवाम के टैक्सों का पैसा एक एमएनए पर 3 करोड़ 80 लाख का पड़ा। इसके अलावा इस पार्लियामेंट ने पहले ही साल अपनी सैलरीज में भी इजाफा कर लिया। जैसे 1,88,000 सैलरी थी और ये अब 5,19,000 कर दी गई। यहाँ ये जवाब दिया गया कि चूँकि ये इजाफा 9 साल से नहीं हुआ, इसलिए ये इजाफा बनता है, ये इजाफा किया गया। लेकिन ऑल ओवर अगर हम इसकी कारकर्दगी देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा वीक किया गया पॉलिटिकल सिस्टम को, अदलिया को। स्टैंडिंग कमेटी, ऐसे लॉज बनाए गए जिनमें स्टैंडिंग कमेटीज़ का ज़्यादा दखल नहीं था, यानी जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें प्रॉपर डिस्कशन के बगैर ही लॉज बना दिए गए। और सबसे बढ़कर जो ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए, यानी जो एवरेज है पिछली 2 असेंबलियों की, उनमें एक साल में, पहले साल में 8 ऑर्डिनेंस जारी होते थे। अब इस असेंबली एक साल के दौरान 16 ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए। अब ऑर्डिनेंस जारी करने का मकसद होता ही यही है कि पार्लियामेंटेरियंस की अक्सरियत उस लॉ को बनाने से गुरेजा होती है, उस लॉ को नहीं बनाना चाहती। असल में तो ये होता है ऑर्डिनेंस का तस्वर कि जब पार्लियामेंट काम ना कर रही हो। लेकिन यहाँ पर जो 16 ऑर्डिनेंसेस बनाए गए, उनका मतलब यही था कि बजाय इस झंझट में पड़ने के, पार्लियामेंटेरियंस को राम करने के, इत्तेहादियों को राम करने के, सीधा ही ऑर्डिनेंस जारी करवा दो सदर के जरिए, ताकि किसी किस्म का कोई इशू हो ही ना, पार्लियामेंट में डिस्कशन की नौबत ही ना आए। तो 16 ऑर्डिनेंस जारी किए गए। तो ये असेंबली भी यकीनी तौर पर हिस्ट्री में याद रखी जाएगी कि किस तरीके से 1985 की जो असेंबली थी जनरल ज़िया की बनाई गई, उसने जनरल ज़िया को जिस तरीके से सपोर्ट दिया, या मुशर्रफ दौर में बनाई गई असेंबली 2002 की, उसने 17वीं तरमीम करके मुशर्रफ के इक़दाम को जैसे जस्टिफाइड किया। अब ये मौजूदा पार्लियामेंट अपने पहले ही साल में हाइब्रिड निज़ाम को मजबूत करने के लिए जो कुछ कर चुकी है वो आपके सामने इस वीलॉग में
پیش کیا ہم نے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ویلاگ پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک وتھ عمر جاوید. شکریہ.